अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर 200 सीरीज 2015 मॉडल। ये लैंड क्रूजर का AXG वर्जन है। इस पे यूजुअली मैं रिव्यूज टॉप ऑफ लाइन वर्जन के करता हूँ ZX के, लेकिन ये स्पेसिफिक का AXG है और इसमें कुछ चीज़ें कंपैरेटिवली ZX से कम आती हैं। ZX के रिव्यूज मैंने पहले बहुत सारे किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और बाय द वे ये लैंड क्रूजर की 200 सीरीज है जो कि वर्ल्ड वाइड 2007 से 2021 तक आई है। 21 के बाद इस गाड़ी की ऐसी 300 सीरीज आ गई जो कि मैंने अगेन रिव्यू की हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये 200 सीरीज है और इस गाड़ी की वर्ल्ड वाइड एक काफी ह्यूज फैन बेस है और ये गाड़ी AXG है। इसकी मुझे काफी सारा रिक्वेस्ट आई थी रिव्यू करने के लिए और ये रहा रिव्यू। इस गाड़ी में कुछ चीजें ZX से कम है, जैसा कि इस गाड़ी में रडार नहीं आता, एयर सस्पेंशन नहीं आता, कूल सीट्स नहीं आती, पावर ट्रंक नहीं आता, कुछ और चीजें नहीं आती जो कि मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और स्पेसिफिक गाड़ी की डिमांड 3,25,00,000 रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियाँ पेंट भी की जाती हैं और फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। ये लैंड क्रूजर 200 सीरीज का फर्स्ट फेसलिफ्ट है। इसको एक और बार भी फेसलिफ्ट किया गया था 2016 में, जो कि यहाँ मेरे साथ खड़ी हुई हैं। आप इस गाड़ी को इस गाड़ी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट AXG एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जायगेंटिक है। टोयोटा ने यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी साइज के लिहाज से। इवन ये गाड़ी 200 सीरीज से भी ज्यादा जॉइंट लगती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये इस गाड़ी का फर्स्ट फेसलिफ्ट है। ये फेसलिफ्ट इसका 2012 में ड्यू था, लेकिन 2013 में आया। 2007 से लेकर 12 तक एक ही शेप आई थी। फिर ये शेप लॉन्च की गई जिसमें इस गाड़ी के हेडलाइट्स के अंदर एक ही पोजिशन लैंप दे दिया गया, DRL दे दी गई और उसके अलावा इस गाड़ी की टेलर भी थोड़ी चेंज कर दी गई और इसमें छोटी मोटी रिफाइनमेंट्स की गई थी, प्लस इसके रिम का डिजाइन भी चेंज कर दिया गया। इस गाड़ी की एक अपनी ही लुक है और इसके बाद जो फेसलिफ्ट आया था उसमें इस गाड़ी की लुक और भी ज़्यादा एनॉर्मस हो गई, जो कि ये वाली गाड़ी है। और बहुत सारे लोगों का आज यही ओपिनियन है कि ये जनरेशन कंपैरेटिवली SC300 से ज़्यादा एग्रेसिव है लुक्स के लिहाज से। टोयोटा ने DRL इस जनरेशन से इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी काफ़ी मैसिव हैं। अगर बात की जाए ग्रिल की तो ग्रिल ZX में डिफरेंट आती है, AXG में ये बॉडी कलर में दी गई है और इसके अलावा इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है। फिर जो इस गाड़ी का एक ZX वेरिएंट आता है उसके फ्रंट पर टोयोटा के मोनोग्राम के अंदर रडार भी आता है, उसका मोनोग्राम प्रिंटेड होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये फॉग लैंप दिए गए हैं और नीचे ये बॉडी किट्स लगी हुई हैं मॉडलिस्टा की। इसके अपने बम्पर्स थोड़े छोटे से आते हैं। फिर इसके अलावा AXG फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और उसके अलावा इस गाड़ी के वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। हेडलाइट्स के अंदर भी इसकी ऑटोमेटिक वाला फीचर दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से कुछ अच्छे फीचर्स हैं एक छोटे ट्रिम के लिए। बाकी बोनट इस गाड़ी का नॉर्मल सा है, फेसलिफ्ट के बाद इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी साइज के लिहाज से बहुत ज़्यादा एनॉर्मस है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बड़ा सडल सा है, सोबर सा है। यहाँ पे कुछ भी और फ्लैशी नहीं दिया गया। सारी करेक्टर लाइन्स गाड़ी की बड़ी स्मूथ सी हैं। फ्रंट से बड़ी लाइट सी करेक्टर लाइन शुरू होती है और ये रेड फ्रंट से कंटिन्यू करती है और इसके अलावा इसका फ्रंट भी ये बेसिक सा है। इस गाड़ी का जो फेसलिफ्ट किया गया था 2016-17 में, तब इस गाड़ी में बोनट और फेंडर्स चेंज कर दिए गए थे। वो फेंडर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस गाड़ी से और उसके बोनट भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इसके अलावा बाकी डोर पैनल्स वगैरह ये सारे बिल्कुल सेम ही नहीं है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो ये फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है, इस तरह से कि ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी है, प्लस इसमें नीचे कैमरास भी दिए गए हैं। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, लेकिन इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ZX ऑफर करती है, इसमें वो चीज़ नहीं दी गई। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है। अगर कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो इसका कंपटीशन रेंज रोवर वोग ऑटोबायोग्राफी वगैरह बनती है या फिर कैडिलैक एस्केलेड GMC वगैरह बनती हैं। लग्जरी में ये गाड़ी उन तक नहीं पहुंचती, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से ये गाड़ी उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है और यही वजह है कि ये गाड़ी अपनी वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करती है। अगर आप 2015 मॉडल की रेंज रोवर देखें तो वो गाड़ी कंपैरेटिवली से बहुत सस्ती होने वाली है। इसी तरह अगर आप 2006-07 मॉडल की कोई रेंज रोवर देखें तो 2006-07 की सिग्नल से काफ़ी सस्ती होगी और बहुत चांसेस हैं कि वो वर्कशॉप में मिलेगी आपको, जबकि सिग्नल्स वगैरह अभी तक आपको रोड्स पे नजर आती हैं। खैर वो एक और टॉपिक है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट ZX जैसी ही है, जस्ट यहाँ पे क्रोम थोड़ा कम दिया गया है। इसकी विंडोज़ के आसपास क्रोम नहीं आता, ना ही एयर प्रेस में आता है और ऊपर जो रूफ रेल्स हैं ये भी इसकी प्लास्टिक की फिनिश में है, जबकि ZX के अंदर ये सिल्वर कलर की आती हैं, यहाँ पे क्रोम आता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के डोर हैंडल में क्रोम नहीं आता, डोर हैंडल इस गाड़ी के बॉडी कलर के ही हैं। इसमें सॉफ्ट लॉक चारों ही डोर्स में दिया गया है, यानी कि मैं इस गाड़ी को किसी भी डोर से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा
फिर इस गाड़ी में ये विंडोज टिंटेड आती हैं क्योंकि ये गाड़ी जापानीज है और इसमें नीचे साइड सेट्स भी दिए गए हैं। अगेन ये भी ZX और AXG में थोड़े डिफरेंट आते हैं। ZX वाले थोड़े से ज़्यादा स्लीक से हैं और उसमें बैक पे लाइट भी आती है। इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 20 इंचेस के दिए गए हैं और फ्यूल टैंक इस गाड़ी में राइट साइड पे आता है। फ्यूल टैंक इस गाड़ी का तकरीबन आपको 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है एक फुल फ्यूलिंग में। और उसके अलावा बैक पे फिर इसके काफ़ी बड़े क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं जो कि टिंटेड ही हैं और ये जेन्युइन टिंट है, ये बाद में नहीं हुए हुए। जापानीज कार में रेयर विंडोज हमेशा टिंटेड आती हैं, प्राइवेसी वाली, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी काफ़ी मैसिव है, लेकिन इस गाड़ी में टेल लाइट चेंज की हुई हैं। ये इसकी जेन्युइन टेल लाइट्स नहीं है। जेन्युइन टेल लाइट में इसके एक इंडिकेटर आ गया था फेसलिफ्ट के बाद से, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये फुल LED वाली लाइट्स हैं। इसमें नीचे काफ़ी बड़े क्रोम की फ्रिल दी गई है और इसके अलावा बैकपैक ये फेक बैच ऐड किया हुआ है ZX का, हालांकि ये गाड़ी AXG है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इसके बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, बॉडी किट्स दी गई हैं मॉडल विस्टा की, और इसके अलावा फिर एक रिवर्स कैमरा आता है। फिर इस गाड़ी में बैक पे विंडशील्ड वाइपर भी आता है वॉशर के साथ। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टेल गेट की तो टेल गेट इस गाड़ी में स्प्लिट आता है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर और नीचे वाला नीचे जाता है लाइक दिस। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AXG है तो इसमें टेल गेट पावर नहीं आता। ZX के अंदर टेल गेट पावर आता है और इसके अलावा ये वाला पोर्शन इस तरह से नीचे जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, इस तरह से कि आप यहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड रो सीट्स भी दी गई हैं जिनको आप इस तरह से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे बैक पे 2 लोग बिठा सकते हैं। बैक पे 3 लोग भी आ सकते हैं अगर आना चाहें तो, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। 2 लोगों के लिए यहाँ पे सफिशिएंट कैपेसिटी है, प्लस एयर वेंट्स भी दिए गए हैं और कप होल्डर्स भी। फिर इसके अलावा अगर मैं इसकी थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करना है तो मैं इस तरह से इनको फोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा इसकी टूल किट भी इसके टेल किट के अंदर दी गई है। यहाँ पे इसको मैं अनलॉक करके यहाँ से इसकी टूल किट निकाल सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पे मैं 4 से 5 लोगों का सामान आसानी से रख सकता हूँ। और इसके अलावा इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बनाया जा सकता है। फिर इसके अलावा बंद करने के लिए सेम प्रोसेस है, इनको मैं इस तरह से बंद करूँगा। और इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे सिंगल एग्जॉस्ट आता है। ZX में कुछ केसेस में डुअल भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इंटीरियर की तो ये LC 200 सीरीज का इंटीरियर है जो कि प्री फेसलिफ्ट वाला है। इसकी भी एक अपनी ही लुक है, यहाँ पे वुड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है और उसके अलावा यहाँ पे फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं, बट मॉडर्न टाइम के लिहाज से थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका है। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का प्री फेसलिफ्ट वाला डैशबोर्ड है जो कि इवन मॉडर्न डे के लिहाज से भी कोई खास ऑब्सोलीट नहीं लगता। प्लस ये स्पेसिफिक कार है भी बिल्कुल इमैक्युलेट कंडीशन में। इसका डैशबोर्ड, सीट्स, एक्सटीरियर, इंटीरियर हर चीज़ पूरी तरह से इंटैक्ट है, कुछ भी इस गाड़ी में रफ या क्रैक नहीं हुआ हुआ। खैर अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की इंटीरियर की तो ये स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी सेडान से इस गाड़ी में बैठते हैं तो पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है स्पेस। इसका स्टीयरिंग बहुत ह्यूज है, सीट्स बहुत ह्यूज है, सेंट्रिक कंसोल भी अच्छा खासा बड़ा दिया गया है और इसके अलावा आपको यहाँ से बैठ के वहाँ का व्यू भी बड़ा दूर आ रहा है। प्लस में यहाँ से बैठ के लेफ्ट राइट डोर को भी आराम से रीच नहीं कर सकता, तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी की एक मजे की चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और बेज के कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। इसमें लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप कॉल एंड डिक्लाइन कर सकते हैं और MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसके अलावा इसके पीछे इसका क्रूज दिया गया है। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडॉप्टिव नहीं आता, ये नॉर्मल सा ही है। एडॉप्टिव क्रूज ZX में ऑफर होता है। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है भी हीटेड, इसकी जो ये ग्रिप्स हैं ये गर्म होती हैं, अब इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी एयर बैग भी टोटल 9 ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर, एक डैशबोर्ड के अंदर, 2 पिलर्स में, 2 बैक पिलर्स में, 2 सीट्स में और फिर ड्राइवर के नी पे, तो अगेन ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के हेडर के कंट्रोल की तो ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। और फिर इस गाड़ी में वाइपर्स भी ड्यूरेंट सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑन या ऑफ होंगे। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का फेसलिफ्ट में थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया था। फेसलिफ्ट के बाद से इस गाड़ी की लाइट्स वाइट कर दी गई थी और इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में मीटर की लाइट्स ब्लू सी आती थी, ब्लू ग्रीन सी, तो वो बड़ी ऑब्सोलीट हो गई हैं अब। इसके अलावा मीटर इस गाड़ी का 180 तक ही आता है और इसकी जो रेड लाइन है वो 5.9 पे शुरू होती है क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल इंजन के साथ है। फिर इसके अलावा सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि अगेन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। प्री फेसलिफ्ट कार में बिल्कुल पिक्सेलेटेड सा था, इसका ये काफ़ी हाई डेफिनेशन है। ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, फिर इस गाड़ी का टायर टर्निंग रेडियस और इसके अलावा फिर गेयर्स वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर बात की मीटर की हाउसिंग की तो ये बिल्कुल प्लास्टिक की फिनिश में है और डैशबोर्ड के सेंटर में काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है जो कि सब वूफर की है। इसमें साउंड सिस्टम भी अच्छा आता है लेकिन कंपैरेटिवली ZX से थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन है। ZX के स्पीकर छत में भी आते हैं बट इस गाड़ी में नहीं दिए गए। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में ये क्लॉक दी गई है जो कि आउटसाइड टेम्परेचर भी शो करवाती है और से नीचे फिर ये स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन काफ़ी फीचर रिच है, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, USB, ऑक्स,
इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको यहाँ पे स्टैट्स भी शो करवाती है, इंजन की स्टैट्स, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर वगैरह। फिर इसके अलावा साथ इसके ये काफ़ी बड़े एयर वेंट्स दिए गए हैं और दोनों ही एयर वेंट्स के नीचे टेम्परेचर के डायल्स दिए गए हैं। आप इसका टेम्परेचर भी यहीं से रेज या लोअर कर सकते हैं इंडिविजुअली। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन आता है, 2 जोन फ्रंट पे दी गई हैं, 2 बैक पे दी गई हैं, यानी कि चारों पैसेंजर्स अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में हेडलाइट बटन दिया गया है जो कि काफ़ी मैसिव है। नीचे इसका डिस्क चेंजर दिया गया है, डिस्क भी बाय द वे इस गाड़ी में आप 6 डाल सकते हैं एट अ टाइम। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप दिया गया है, 4x4 के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है H4 और L4। L4 यानी लो रेंज 4x4 और H4 मींस हाई रेंज और 4x4। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे एशट्रे दी गई है, सिग्नल लाइटर दिया गया है, पावर आउटलेट दिया गया है, नीचे एक ऑक्स का इनपुट दिया गया है और बाकी ये सारा एरिया ब्लैंक है। फिर उससे पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है और इस पे जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस, लेकिन इससे पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। फिर इसके अलावा इसके लेफ्ट साइड पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी की हीटेड सीट्स के हैं। इसमें सीट्स हीटेड आती हैं लेकिन कूल नहीं आती, ZX में कूल भी आती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे पावर सेकंड दिया गया है और बैक पे काफ़ी बड़ा सारा एरिया ब्लैंक है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ZX में एयर सस्पेंशन के कंट्रोल्स आते हैं जो कि अगेन स्पेसिफिक कार में नहीं लिया गया। फिर इसके अलावा पीछे यहाँ पे डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है, क्रॉल कंट्रोल दिया गया है। क्रॉल कंट्रोल या MTS यानी मल्टी टर्रेन सिस्टम एक वो सिस्टम है जो कि ऑफ रोडिंग, सैंड, ड्यून, रॉक, लेक हर चीज़ के हिसाब से इस गाड़ी की सस्पेंशन को अडॉप्ट करता है। फिर इसके अलावा ये इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है और इसके अलावा इसके सेंटर में फिर ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ भी काफ़ी सारा वुड दिया गया है, बैक पे सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है और इसमें कूल बॉक्स नहीं है। ZX में कूल बॉक्स भी आता है लेकिन अगेन वो भी ऑप्शनल होता है, आप उसमें ले सकते हैं, कंपनी से स्टैंडर्ड नहीं आता। बीच में एक ट्रे दी गई है जिसको निकाल के आप एक काफ़ी बड़ा स्टोरेज पॉकेट एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा ये सेंटर कंसोल है भी लेदर की फिनिश में है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सीट्स की तो सीट पीस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और ये परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है। कूल वाले केस में जो कि ZX में आता है, इस स्पेसिफिक कार में ये सीट सिर्फ हीटेड आती हैं और उसके अलावा ये सीट्स है भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, यानी कि मैं इनको इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता हूँ। इनके लंबार सपोर्ट को इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकता हूँ और थाई सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा इस कार में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि मैं इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड या अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग का कंट्रोल दिया गया है, RSCA दिया गया है। RSCA बेसिकली रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स को ऑफ करने का स्विच है। अगर आप इस गाड़ी पे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप इसके एयरबैग्स को ऑफ कर सकते हैं ताकि ये डिप्लॉय ना हो। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। फिर कुछ यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस हैं जो कि अगेन इसके बड़े वर्जन्स में इनमें फीचर्स आते हैं। इसके अलावा वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है और इसके अलावा सेंटर में फिर इसका ये रेडमी मिरर दिया गया है जो कि अगेन बेसिक सा है। फिर इसके अलावा उससे पीछे ये इसका सनग्लास होल्डर दिया गया है, कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो कलर की ही हैं और इसके पीछे ये सनरूफ दी गई है। सनरूफ भी इस गाड़ी का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और फिर सेंटर में एक एम्बुलेंस बनी हुई है, ये इसका एरा ग्लोनस सिस्टम है जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। पाकिस्तान में डेफिनेटली ये काम नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और इसके अलावा इस गाड़ी के हेड डोर में एस्ट्रेस दी गई हैं, उस एरा में एस्ट्रेस का भी बहुत ट्रेंड था। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और उसके अलावा ये गाड़ी चढ़ाई में भी क्योंकि बहुत सारा स्पेशियस है तो यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा बैक पे इसका जो फ्लोर है ये भी फ्लैट आता है, इसमें कोई हम्प नहीं दिया गया। और इसके अलावा इसकी रियर सीट्स भी लेदर की फिनिश में आती हैं, प्लस ये परफोरेटेड भी हैं। स्पेसिफिक केस में बैक पे हीटेड हैं और डेफिनेटली बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, यानी कि यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है, एक पाँव पे दिया गया है और एक ऊपर दिया गया है। इसके क्लाइमेट को मैं अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे AC चल रहा है तो वहाँ पे हीटर भी चल रहा हो सकता है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में बैक पे स्क्रीन नहीं आती। ZX पे जो फेसलिफ्ट किया गया था तो उसके बैक पे सीट्स के पीछे स्क्रीन आ गई थी और उसके अलावा प्री फेसलिफ्ट कार जो कि ये वर्जन है इसमें स्क्रीन यहाँ सेंटर में आती थी। बट स्पेसिफिक कार के केस में दोनों स्क्रीन नहीं है क्योंकि ये गाड़ी AXG है, लेकिन यहाँ ट्रिम्स अच्छी दी गई हैं। यहाँ वुड का पूरा यूज़ किया गया है, क्रोम दिया गया है और डोर पैनल्स वगैरह भी काफ़ी प्रीमियम है, प्लस सीट्स भी लेदर की फिनिश में है। अगर आप इससे नीचे के वर्जन पर जाएंगे तो उनमें सीट फैब्रिक की फिनिश में आ जाती हैं। फिर इसके अलावा बैक पे एयर बैग्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं और उसके अलावा सेंटर में फिर एक ये प्लैंक दिया गया है जो कि बंद ही है।
ZX के केस में कुछ यहाँ पे और कंट्रोल आते हैं स्क्रीन के, बड़े स्पेसिफिक केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस बॉडी में बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन दो मेन इंजन आते हैं, 4.6 पेट्रोल और 4.7 डीजल। ये स्पेसिफिक कार 4.6 पेट्रोल है। ये गाड़ी पहले 4.7 आती थी, इसको फेसलिफ्ट के बाद से इसके इंजन में कुछ रिफाइनमेंट्स की गई और इसको 4.6 लीटर डीजल कर दिया गया है। ये इंजन V8, इसके बैक पे V8 का बैच भी आता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस गाड़ी को लोग V8 ही कहने लग गए, हालांकि ये 200 सीरीज है। खैर अगर बात की जाए पावर की, तो इंजन काफ़ी पावरफुल है। ये गाड़ी 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और उसके अलावा ये जो पीछे मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनमें भी सेम यही इंजन आया है। ये इंजन आउटपुट के लिहाज से काफ़ी सफिशिएंट है, पावर के लिहाज से भी, प्लस इस गाड़ी का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है और वो इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी है। ये इंजन आराम से 4 से 5 लाख किलोमीटर चल जाते हैं अगर आप इनको मेंटेन रखें तो। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। और इसके अलावा ये गाड़ी लास्ट V8 है। इसके बाद जितनी भी लैंड क्रूजर 300 सीरीज आ रही हैं, वो सारी गाड़ियाँ V6 हैं। ये मेरे साथ एक खड़ी हुई है और ये गाड़ियाँ अब V6 ट्विन टर्बो आती हैं। तो ये बेसिकली लैंड क्रूजर में लास्ट जनरेशन थी V8 इंजन के साथ। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑफर होती हैं, जो कि इसकी राइड को और भी अच्छा बनाती हैं। और बाकी इसकी बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। जहाँ तक बात की जाए एवरेज की, तो एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 देगी वेल इन सिटी, और 6-7 जा सकती है लॉन्ग पे, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। इसके अलावा इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन नहीं है। ये अप साइड भी है, डाउन साइड भी है। अप साइड इस तरह से है कि इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत कम होने वाली है, लेकिन डाउन साइड इस तरह से है कि एयर सस्पेंशन वाली गाड़ी की राइड को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उसकी राइड भी थोड़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, तो इसमें वो वाला एलिमेंट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो लैंड क्रूजर AXG के अंदर जो टायर साइज़ आता है, यह 285, 50 और 20। इसमें 20 इंच का रिम दिया गया है, जो कि फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुआ था, और 10 स्पोक रिम है, जो कि लुक के लिहाज से बड़ा मजेदार है। और इसकी टायर की प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 50 है, तो इसकी लुक को ये और भी ज़्यादा बेहतर बना रही है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में टायर टोयो का है, जो कि आपको तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड कर सकता है। फिर इसके अलावा इस कार में ऑर्बिट डिस्क ब्रेक आती है, MTS आता है यानी मल्टी ट्रेन सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है और ABS आती है, जो कि इस गाड़ी की राइड को और भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AXG है, तो इसमें एयर मैट सस्पेंशन नहीं आता। सस्पेंशन इस गाड़ी में नॉर्मल सही है, जो कि अप साइड भी है और डाउन साइड भी है। अप साइड इस तरह से है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होने वाली है, लेकिन डाउन साइड इस तरह से कि इसकी राइड कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।